बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कल वफाकी बजट 2022-23 पेश किया गया और उस बजट के बाद पोस्ट बजट डिस्कशन भी हुई। कल भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। सिचुएशन ये है कि बहुत एक सीरियस मैनेजमेंट इशू पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। बजट बनता है, बजट नाफिज किया जाता है, टैक्सेस लगाए जाते हैं, टैक्सेस को रिकवर किया जाता है लोगों से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही लगता है कि पाकिस्तान रोज़ इट फील्स लाइक कि रोज़ एक वर्स से वर्स सिनेरियो में जा रहा है और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 70 साल में जितने कर्जे लिए थे उसका 80% इन्होंने इस्तीफा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करें तो वो कहते हैं कि जी इन्हीं के कर्जे लिए हुए थे जिनको हम लोगों ने उतारा है और डेट सर्विसिंग में ही सब कुछ जा रहा है। आज इशू ये है पाकिस्तान का कि हमारे जो खर्चा है वो इस हद तक ज़्यादा है और जो हमारी इनकम है वो हम एक्सपेक्टेशंस पर रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि हम कमाएंगे कम और खर्चेंगे ज़्यादा, और हमारे पास इसकी जस्टिफिकेशन जो इकोनॉमिस्ट या जो हुकूमत है वो ये देती है कि जी इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। पिछले 71 साल में हम लोग इसी तरह चलते आ रहे हैं और यही कहा जाता है कि जी हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। रेवेन्यू लाइंस की बात करेंगे, सब्सिडी, ये कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग, और इस सब्सिडी के नाम के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि जिस महकमे का नाम ले, जिस जगह का नाम ले, कहा जाता है कि जी वहां पर तो हम सब्सिडी दे रहे हैं। यही तो वजह है हमारी सिचुएशन बुरी हो रही है। सब्सिडी दे किसको रहे हैं? अवाम को। टैक्स किससे ले रहे हैं? अवाम से। लेकिन उसके बावजूद भी चीजें ठीक नहीं हो रही। फिलॉसफी और बजट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करना है। हम घर में बजट बनाते हैं, हमारा 10,000 रुपया इनकम है, उसमें से 2,000 का ये होगा, बिजली देंगे, फीस देंगे बच्चों की, पेट्रोल भरेगा और इस तरह हमारा पूरा महीना गुजरेगा। एक आम आदमी ये सोचता है, लेकिन शायद हुकूमत किसी और तरीके से सोचती है और वो हर दफा हर हुकूमत अपने आप को इतनी बेचारगी से हमारे सामने पेश करती है और हमसे एक्सपेक्ट करती है कि जब वो बजट पेश करें तो उसके बाद पूरे 22 करोड़ अवाम उठकर तालियां बजाए कि जी आप लोगों ने पता नहीं कितना एक अजीम काम कर दिया है। एडिशनल टैक्स कहा गया, लेकिन अब यह कहा गया कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं हम जाएंगे और डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जाएंगे। डॉलर पर बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रुपी, जो फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर आ रही है और जिसके बाद आज भी जो हमारी रीडिंग है कि जो डॉलर है वो 7 से 10 रुपए करेक्शन लेगा। अगर ये करेक्शन लेगा और लोगों को पता है कि करेक्शन लेगा तो फिर इतनी वॉलेटिलिटी क्यों हो रही है, इस पे भी बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहे। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जो लेंडिंग होगी वो भी हाई रेट्स के ऊपर होगी। जब हाई रेट्स के ऊपर होगी तो उस पर क्या आपकी इंडस्ट्री चल सकेगी, क्या बाकी की फाइनेंसिंग चल सकेगी? इस तमाम सूरत हाल पे आज पॉलिटिकल व्यू लेंगे अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है शिंदाना गुलजार। आप साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, फाइनेंस को बड़ी डीपली जानती हैं। सैयद मुस्तफ़ा महमूद है मेरे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं और फाइनेंस को बहुत डीपली देखते हैं, प्राइवेटाइजेशन को हेड भी करते रहे हैं जो नेशनल असेंबली के अंदर स्टैंडिंग कमेटी थी। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले शिंदाना, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये जो कल बजट पेश हुआ और मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि ये पेश हुआ है और हम लोगों ने पता नहीं, आप लोगों ने इस सारा जो मलबा था वो आप लोगों के ऊपर था। बजट स्पीच के अंदर कोई 3-4 दफा इमरान खान साहब का ख्याल आया है मिफ्ता इस्माइल को और उन्होंने कहा जी मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बारूदी सुरंगें जो हैं ये आप लोग बिछा कर गए हैं। पहले तो मुझे ये बताइएगा, क्या ये वाकई सब कुछ आप लोग ही करके गए हैं, उससे पहले बिल्कुल ठीक था? शुक्रिया मंसूर, आपने एक सवाल में 15 सवाल पूछ लिए, मैं इसमें से 3 पे करके जवाब दूंगी। जी जी। ये जो आज आपने मिफ्ता साहब की तकरीर का जिक्र किया, पहली दफा नहीं है कि खान साहब से एक जो ऑब्सेशन है ना लोगों की, मरियम नवाज साहिबा की स्पीच देखे तो इमरान खान, जिसकी स्पीच सुने ना 3.5 साल पहले भी और अभी भी। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि जब इमरान खान गवर्नमेंट में था तो महंगाई कर रहा था, अब इमरान खान गवर्नमेंट से बाहर है तो हमारे साथ मिसाकी मईशत करे ताकि हम महंगाई कम करें। इमरान खान की गवर्नमेंट बहुत महंगी थी, गलत सब्सिडी दे रहा था, अब हम उस गलत सब्सिडी को हटा रहे हैं और आवाम की कमर तोड़ रहे हैं।
यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, ये कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो हमारे पुराने बजट्स होते थे ना, मैंने पिछले से पिछले बजट पे काउंट किया था कि 55 दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बीवी जो ए पॉलिटिकल है, सियासत में ही है, उनका बजट में जिक्र होता था। तो शुक्र है इस दफा खान साहब की बीवी को माफ कर दिया, वरना हमारी बजट स्पीचेस इनके जो कुछ हैं, क्या मैं कहूँ, पीडीएम में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बट जो बात करते थे तो जो और कुछ कहने को नहीं होता था तो वो बातें शुरू हो जाती थी। तीसरी बात, देखें, एक आउटस्टेड गवर्नमेंट में और एक बैड इनहेरिटेंस में जरा थोड़ा सा फर्क होता है। नून लीग ने अपनी हुकूमत पूरी की 2018 में, फिर आपकी गवर्नमेंट आती है इंटरिम, फिर पीटीआई आई, इलेक्शन जीता, जैसे भी जीता, जिससे हमें माशाल्लाह ये 20-30 लोग दे दिए गए किराए वाले। अच्छा, फिर हमने किराए वाले काबीना बनाई। हाँ, ऐसा ही है ना, हर किसी के साथ मिलजुल के बैठ जाते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये दोस्त बन गए हमारे, हमारी काबीना में आ गए, फिर उनका ज़मीर जाग गया। सिंध हाउस में माशाल्लाह एमएनएज को 2-2 रुपए मिल गई तो उनका भी ज़मीर जाग गया। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट गई। तो ये किसी ने इनके लिए बारूदी सुरंगें नहीं डाली थी, हमने अपनी हुकूमत अक्टूबर 2023 तक पूरी करनी थी, बजट भी हमने बनाना था। फिर दूसरी बात, मैंने अभी आपसे पहले एक शो पे बात कही कि ये कहते कि जी आपने पेट्रोलियम, आपने आईएमएफ के प्रोग्राम को सस्पेंड किया, आपने पेट्रोलियम और बिजली की प्राइसेस भी फ्रीज कर दी और आपने उस पर सब्सिडी भी 10 रुपए की दे दी थी। और मैंने उनको जवाब में बताया कि जी हमारे पास प्रूफ है कि हमने 280 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए थे, सिर्फ एलोकेशन नहीं की थी, हमने इसके प्रोवाइड कर दिए थे पैसे। और मजे की बात यह है कि हमारा काबीना का एक बहुत ऑनरेबल मिनिस्टर जो अभी इस काबीना में भी बैठा है, एलाय था वो भी, उसने खान साहब की गवर्नमेंट को छोड़ने का ये बहाना बनाया। कहते जी मैंने बोला कि 280 अरब रुपए जो आपने अलग किए हैं बिजली के लिए, गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, काइंडली इसे 8 अरब रुपए मुझे मेरे इलाके के लिए दे दे। और खान साहब का जवाब ये था कि नहीं, ये एडीपी में है, सूबाई बजट है, उससे ले लो। तो ये जो मुफ्ती साहब की एक्सक्यूजेज है ना, दे आर मेकिंग नो सेंस। और अगर आप अभी जरा शॉर्ट्स निकाल लें, शायद खाकान अब्बासी की, मिफ्ता इस्माइल की, पिछले 3-4 महीने वो क्या कह रहे हैं, पिछले 3 साल से जब 4 रुपए पेट्रोल बढ़ता था, पेट्रोल बॉम्ब, और हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं। आपको किसने इनवाइट किया था कि भाई बजट बनाओ? करना तो हमने था, अब भुगते। चौथी बात, अगर ये आईएमएफ से कर भी पाते ना अग्रीमेंट, लेट मी शो यू, द ओनली थिंग दैट विल अवर्ट दैट $1 बिलियन इज अ डिफॉल्ट या दिवालिया जिसे हम कहते हैं। आप मुझे बताएं, जो नेशनल असेंबली 173 मेंबर्स पे खड़ी हो, उसमें से 2 वफात पा जाए या 2 छोड़ जाए गवर्नमेंट, हुकूमत तो गई इनकी। अच्छा, होगा क्या? ये सारी दुनिया को इस वक्त ये पता है कि ये अनस्टेबल गवर्नमेंट है, किसी सेकंड भी जा सकती है। उनको क्यों कर कोई लोन्स देगा? ना टर्की देगा ना चीन देगा। वो तो देखे आपके कजिन्स तो नहीं है ना, उन्हें तो अपना टैक्स पेयर का पैसा आपके मुल्क में दाव पे थोड़ी लगाना है। तो जो इंस्टेबिलिटी आई है, ये शंदाना की जी आवाज़ कटी है, कनेक्ट करते हैं जी शंदाना से। मुस्तफ़ा की तरफ मैं चलता हूँ। मुस्तफ़ा महमूद, अब इशू सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इशू ये है कि आपने कहा है एफबीआर को, ओके, इशू ये है जी बेसिकली कि एफबीआर जो है, एफबीआर का टारगेट है इस वक्त नाजरीन जी शंदाना आप कंप्लीट कीजिएगा जी अपना कमेंट। जी शंदाना, कैन यू हियर मी? कि हालात, जी 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 आई कैन हियर यू, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। ये जो अजम्पशंस पे गवर्नमेंट आई कि इंशाल्लाह हम हालात ठीक करेंगे, बस हमें अगले साल अक्टूबर 2023 तक टाइम दे दें। इनको कैसे पता है कि यूक्रेन की जंग खत्म होगी, कोविड के जो मसाइल है, जो मंकी पॉक्स आ गया, दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी? ये किस गारंटी के साथ कह रहे हैं? ठीक, आई कैन अश्योर यू कि जब तक इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आती, इन लोगों में दुनिया ने 1 रुपए नहीं सरमायाकारी करनी, क्योंकि एक बेसिक प्रिंसिपल है। आप अगर 2022 को देखिए, 2023 को देखिए, दोनों ऑर्डर्स में ले लें। एक मुल्क में जनवरी में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होता है, अप्रैल में ये होते हैं मियां साहब, अक्टूबर में होती है एक इंटरिम पीएम, और फिर दिसंबर में एक और। या दूसरा तरफ देख ले कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स 2022 में, 2 प्राइम मिनिस्टर्स 2023 में, कौन ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा? इनकी सारी कैलकुलेशंस गलत थी, इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, कोई शैडो बजट नहीं किया। वेरी प्राउड टू अनाउंस हमने आज शैडो बजट बना दिया है। ठीक हो गया। मुस्तफ़ा की तरफ मैं चलता हूँ। मुस्तफ़ा, एक तो सबसे पहले सिचुएशन थोड़ी सी ये है, कल कैलकुलेशन थोड़ी हम लोग कर रहे थे कि जो सारा कुछ आप लोगों का फोकस है वो उस एफबीआर के टारगेट के ऊपर है जो 7,004 अरब है, और उसके अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 2,000 अरब है। तकरीबन 9,000 अरब का ये टारगेट है जिसके ऊपर हुकूमत बैंक करके बैठी हुई है। एफबीआर कितना रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, किस तरह करेगा, एफबीआर की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, लोग एफबीआर को क्या समझते हैं, पहले इस चीज को एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। पहले मुझे इस पे बताएं कि इसको ट्रस्ट लेवल जो एक एफबीआर का है, इसको एड्रेस करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, और आप लोगों की सारी रेवेन्यू लाइन एफबीआर ही है और कुछ नहीं है?
एक तो मंसूर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। गवर्नमेंट की जो फेडरल गवर्नमेंट की रेवेन्यू लाइन है वो एफपीआर ही होगी, उसके अलावा और तो कोई नहीं होएगा। लेकिन उसके अलावा जो आपने बात की कि अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, तो वो तो दुनिया के तारीख के जितने भी बजट्स हैं वो अजम्पशंस पे ही बेस्ड होते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब तक अगला बजट प्रेजेंट होता है तो पता चलता ये है कि पिछले अजम्पशंस भी ठीक नहीं थे और जो अपनी कैलकुलेशंस थी वो भी ठीक नहीं थी, और हमने फ्रूगल स्पेंडिंग का मुलाहिजा भी नहीं किया, इसलिए अब हम डेफिसिट जो प्रेडिक्ट किया था उससे बहुत ऊपर निकल चुके हैं। तो देखने की बात अब ये होएगी कि जो अगला साल है कि किस तरह वो चलेगा, और गवर्नमेंट जो है जाहिर है सख्त फैसले अभी भी कुछ किए हैं, बाकी भी मजीद कुछ करना बाकी है। तो उनके बाद अपने आप की अपनी स्पेंडिंग कंट्रोल करना, डेफिसिट कंट्रोल करना वो बहुत जरूरी होएगा। और जहां तक ग्लोबल सिचुएशन की बात है, अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। भाई पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की बात हो रही है, यूएस में अभी अगर उनकी सीपीआई और पीपीआई आप दोनों उसकी एवरेज लें तो वहां पे तकरीबन 9% इन्फ्लेशन आई है, और जो सिर्फ उनकी सीपीआई इन्फ्लेशन है उनकी 8.6% आई है। अभी परसों मेरे ख्याल में उनका फिगर रिलीज हुआ है। तो यूएस डॉलर जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज इन द वर्ल्ड है, अगर आप पिछले महीने जब से ये वॉर शुरू हुई है मेरे ख्याल में डॉलर से ऊपर कोई करेंसी नहीं गई, और उसके बावजूद वहां पे तकरीबन 9% इन्फ्लेशन चल रही है। तो ये ग्लोबली एक बहुत गंभीर सूरत हाल है। इससे निपटने के लिए ना सिर्फ सख्त फैसले करने पड़ेंगे बल्कि अजम्पशंस तो पे कोई बैंक नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता वॉर क्या करेगी, किसी को नहीं पता है ऑयल प्राइस किधर जाएगी, किसी को नहीं पता है गैस प्राइसेस किधर जाएंगी, किसी को नहीं पता रिसेशन, हाउ हार्ड विल द रिसेशन हिट द ग्लोबल इकोनॉमी। So it's obviously going to be based on assumptions, but they could be wildly wrong on the positive or the negative side. Okay. लेकिन मुस्तफा मुझे एक चीज़ बताएं, मैं बताऊं आपको कि 9,000 का मैंने आपको बताया, प्रोविंसेस को आप लोगों ने 4,000 अरब दे देना है, जिसके बाद 3,000 अरब रह गया, 5,000 अरब रह गया। उसके बाद आपकी डेट सर्विस है में जो कि 3,900 समथिंग है, आप 4,000 लगा लें, उसके बाद आपके पास 1,000 अरब रह गया है। 1,500 आपका डिफेंस बजट में चले जाना है। आप चाहते हुए ना चाहते हुए, अगर आप पूरा टारगेट अचीव करें, आप चाहते हुए ना चाहते हुए, आपको हर वो बात माननी पड़ेगी जो आपको आईएमएफ कह रहा है। सो उस सारे में आपने सब्सिडी भी देनी है, आपने रिलीफ भी करना है, और 100 अरब है आपके पास जिसमें से 550 हुकूमत चलाने के लिए भी है। सो इसको फिर मैनेज किस तरह आप लोग करेंगे? आर यू 100% श्योर कि ये जो रेवेन्यू आपने टारगेट रखा है ये अचीव कर लेंगे? क्योंकि इस टारगेट पे भी आपका काम नहीं होने लगा। मेरा मसला ये है इस वक्त सिर्फ। मंसूर, एक तो इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये पहला बजट इस तरह का नहीं है जहां आप नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं। पिछला बजट भी ऐसे था, उससे पिछला भी ऐसे था, उससे पिछला भी ऐसे ही था। तो अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि वी हैव नॉट लर्नड हाउ टू लिव विद इन आवर मींस। हमें जो जिस तरह की हमने इंडस्ट्री पाली हुई है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर करके अनफॉर्चुनेटली हमने इंडस्ट्री इस तरह की खड़ी की हुई है जो हुकूमती सपोर्ट के बगैर नहीं चलती, और हुकूमत उनको सपोर्ट कहां से करती है? वो आईएमएफ से कर्जे लेके। तो अनफॉर्चुनेटली एक तो गंभीर सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जिसका बजट इस तरह बनता है, बाकी ममालिक के भी बजट इसी तरह बनते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इंडिया जैसे मुल्क और पाकिस्तान में कि वहां पे बोरोइंग, वहां पे लोग लेंडिंग उनको करने को तैयार है। पाकिस्तान में आप लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के पास पहुंचे हुए हैं जो आईएमएफ है। अगर आपको बाकी इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स और आपके बॉन्ड सेल्स हो रही होती इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप आईएमएफ के पास जाहिर ना जाते। बिल्कुल ठीक है। शिंदाना, आपकी तरफ में आता हूं। लॉसेस की बड़ी बात हो रही है। सर्कुलर डेट जो कि पावर सेक्टर का लॉस है, 500 अरब का उसके अंदर लॉस है इस वक्त, और जिसके अंदर कहा जाता है कि जी 30 to 50% चोरी हो रही है। सो हम लोगों ने रेवेन्यू लाइंस तो बनानी है, टारगेट्स भी करने हैं, लेकिन इतना तो पैसे हम आईएमएफ से लेने जा रहे हैं जितने हमारे चोरी में हो रहे हैं। अभी ये मैं एक सेगमेंट बता रहा हूं जो कि पावर सेक्टर का है, सर्कुलर डेट के अंदर। इसको एड्रेस करने के लिए आप लोगों की भी हुकूमत रही, आज भी हुकूमत है, पिछले 71 साल से हुकूमतें ही चल रही हैं, इसको क्यों नहीं एड्रेस किया जाता जी? शुक्रिया मंसूर। मुस्तफ़ा साहब ने भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। आपने भी एज यूजुअल बहुत सारे सवाल पूछे। अब मुझे समझ आती कि आपकी डिग्री क्या है क्योंकि आप इतनी सारे बॉम्ब फेंक देते। चलिए, आई विल स्टार्ट विद 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, देखिए,
सर्कुलर डेट इज वेरी ऑब्वियस। किसने आपकी आईपीपी के साथ किस हुकूमत में एग्रीमेंट्स हुई थी? और ये मैं हमेशा एक बहुत क्रूड एग्जांपल देती हूँ, ये घर में फ्रिज 5 पड़े हुए, 4 बंदे, चल एक रहा है, बिजली का बिल आप 5 का देंगे क्योंकि बस देना है, एग्रीमेंट ये किया था। ये तो माशाल्लाह पीएमएल के पल्ले आता है। अच्छा, दूसरा मैं जरदारी साहब की तारीफ एक जरूर करूंगी, उनकी मैं फैन नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स लेके पीडीएम की हुकूमत में बेड़ा गर्क कर दिया नून लीग का, दैट इज कमेंडेबल। क्योंकि ये अवाम कभी नहीं भूलेगी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये महंगाई मुकाम मार्च तो मरियम साहिबा का और शहबाज साहब का था ना, सो वेरी क्लेवरली प्लेड, आई हैव टू से, बट दैट इज अ पॉलिटिकल पॉइंट। तीसरी बात, जो बात कही मुस्तफा साहब ने बिल्कुल ठीक की, हमने इंडस्ट्री को पाला हुआ है पिछले 40 साल से। ये बात मैं हर टीवी शो में करती हूँ और फॉर अ रीजन मैं करती हूँ। जब द ओनली टाइम आपकी एक स्पर्ट आई थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, वो थी जनरल अयूब के टाइम में, जो एक डिक्टेटर था। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की और उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिसी की, मतलब कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और केपी के सदर्न पंजाब, ये सब इकट्ठे बड़े हुए। उसके बाद किसी ने जहमत नहीं की। भुट्टो साहब ने तो बल्कि सारी इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दी, व्हिच डिस्ट्रॉयड आवर प्रोग्रेस। उन्होंने भी, जनरल अयूब ने भी गलती की थी कि वो अमेरिका के से पैसे लेके आर्मी के लिए उन्होंने वो आरसीडी हमारा स्कटल कर दिया, जो हमारा अग्रीमेंट था ईरान चीन का और ईरान तुर्की का, पाकिस्तान का भी, हम कहाँ पे होते तिजारत में। अच्छा, ये मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ। अब जो आपने बात की कि हम क्या करेंगे सर्कुलर डेट के बारे में, मेरी बात सुने। जो अग्रीमेंट्स हम दो साल पहले रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हमने एलएनजी की रीनेगोशिएट किए, उस पर हमारा मजाक उड़ाया जाता था, कहते जी भिखारी हुकूमत है, कशकोल लेके फिर रही है, 4 रुपए महंगा हो गया, पीटीआईएमएफ का बजट आ रहा। चंदाना की जी सिग्नल का इशू है। जी 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 चंदाना जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी। अच्छा, कोई भी जो डिसीजन होता है ना मंसूर साहब, वो ए पॉलिटिकल नहीं होता। हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, एलीट कैप्चर है। वो एलीट कैप्चर कभी भी नहीं चाहते कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बढ़े। वो चाहते कि मालदार मजीद मालदार हो जाएं, गरीब मजीद हो जाए, जो मिडिल क्लास है उसको आप श्रिंक करें। उन्होंने बजट में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन रखी है मिफ्ता साहब ने कि हम जिन लोगों के पास 300 मिलियन से डॉलर की ज्यादा की आमदन है, उन पे 2% ज्यादा टैक्स लगेंगे। उन पे आप 20% क्यों नहीं लगाते? ये तो बिलियनर्स है पाकिस्तान के। आप किस चीज से डर रहे हैं? जिस चीज पर मुझे दुख है, जुडिशरी, अदलिया, जो लोग इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल थे, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सब लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। क्लाइमेट चेंज जो ज़राअत से रिलेटेड है, उसका 30% बजट स्लैश कर दिया। हायर एजुकेशन कमीशन 50% उसका बजट स्लैश कर दिया, और डिफेंस बजट 6% बढ़ा दिया, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्रीज किया था। इसका पता है इम्प्लीकेशन क्या है? मेरे इलाका, मेरे गांव में पता है लोगों ने क्या बोला? कहते बीबी जी हमारे हाथ से कलम लेके बंदूक हमें थमा रहे हैं, ये हुकूमत कर रही है। तो आप मुझे बताएं, कॉमन मैन क्या कहेगा आपको? मेरी छोड़े, मेरे तो घर भी है, गाड़ी भी है, माँ है, पेट्रोल है, खाना खा रही हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ना है? ठीक है, बाहर जाना कम छोड़ दूंगी, बाहर घर से खाना नहीं खाऊंगी, अखराजात कम करूंगी। गरीब आदमी तो खाना भी नहीं खा सकता। ठीक ठीक। अच्छा मुस्तफ़ा, ये मैं सर्कुलर डेट पे थोड़ा सा रहना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पूरे पाकिस्तान में 16 रुपये से लेकर 24 रुपये तक पर यूनिट है, और अभी मजीद बिजली और महंगी होनी है। सो इसका जो पेमेंट है ऑब्वियसली कंज्यूमर कर रहा है। सर, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन लॉसेस जो हैं वो 1100 से 1600 अरब है। 1500 अरब हमारे डिफेंस का बजट है। हम पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं। ये जो लाइन लॉसेस, जो चोरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ है, इसको किसने ठीक करना है? क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे आप लोग आज हुकूमत में हैं, कल चंदाना हुकूमत में थी, इन्हीं की हम जान खाते थे, लेकिन आज लोग आप हुकूमत में हैं, तो इसको एड्रेस भी आप लोगों ने करना है। वरना अगर इतने लॉसेस होंगे, हम जो मर्जी कर लें, हम लोग पूरी जिंदगी IMF के पास जाते रहेंगे। मंसूर, एक तो ये है कि आज मिसाल के तौर पे अगर आपको पावर का वजीर बना दिया जाए और आप ये मसाइल हल भी कर लें बिजली के, तो इशू ये है कि ये क्या गारंटी है कि अगला वजीर जो आएगा वो आपकी तरह बेहतर तरीके से उसको चला सकेगा। तो असल हल जो इसका है पावर सेक्टर का, वो ये है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन को। उसके हमारे पास पूरी दुनिया में मॉडल्स हैं। आप अगर सिर्फ लंदन में देखें तो वहां पे कोई 50 के करीब पावर कंपनीज है जिनसे आप बिजली खरीद सकते हैं, और वो एक दूसरे के साथ compete करती हैं।
आप पाकिस्तान में देख लें, अगर एक सेक्टर है जिसको मैं कहूंगा जो आपस में कम्पीट भी करता है, फ्री मार्केट, रिलेटिवली फ्री मार्केट बेस्ड है, तो वो आपका टेलीकॉम सेक्टर है। और वहां पे अपने आप मोबाइल फोन के अगर आप देखें जो हमारी कॉल प्राइसेस और बाकी हैं, आई थिंक आई डोंट नो ऑफ एनी अदर कंट्री जहां पे इतने कंपेरेटिव रेट्स हैं जिस तरह पाकिस्तान में डेटा के और फोन कॉल्स के। और उसकी वजह क्या है? कंपटीशन। वो अपनी दिल की उनमें इतनी अच्छाई नहीं है कि वो सस्ती कॉल्स देते हैं, वो कंपटीशन की वजह है। तो जब तक आप पावर सेक्टर में कंपटीशन नहीं लाओगे और जब तक हुकूमत इससे बाहर नहीं निकलेगी तो ये सेक्टर नहीं चल सकेगा। आपके सामने बैंकिंग की मिसालें हैं, जब तक एमसीबी, एचपीएल, दूसरे बैंक्स जब तक नेशनलाइज थे और उसके बाद जो प्राइवेटाइज हुए उनमें कितना फर्क आया। हालांकि उसमें भी मुझे कंसर्न्स हैं मेरे, हमारा जिस तरह बैंकिंग सेक्टर चलता है, जिस तरह रेगुलेटेड है। लेकिन बात कहने की ये है कि जब तक आप इनको छोटी कंपनीज में डिवाइड नहीं करें, क्योंकि एक बहुत बुरी मिसाल है हमारे पास। किसने करना है इसको किसने करना है? आप लोगों ने ही करना है, आप लोग ही इनिशिएटिव लेंगे इस पे। एग्जैक्टली, इस पे सिर्फ ये मैं बात कहूं कि क्योंकि ये पॉलिटिसाइज हो जाते हैं इस तरह के मामले। आपके पास एक बहुत बुरी मिसाल के इलेक्ट्रिक की है, जो आप एक ने बड़े अपने शहर को एक मोनोपोली दे दी कि आप जानो और कंज्यूमर जाने। इस तरह नहीं चल सकता। आपको कम से कम 20 हिस्सों में बांटना चाहिए था के इलेक्ट्रिक को। ठीक है। वो 20 नई कंपनीज बननी चाहिए थी, उन 20 नई कंपनीज को एक दूसरे के साथ compete करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो मैंने तो प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि मैं हेड करता रहा हूं वहां पे, मैंने एक प्राइवेटाइजेशन की कमेटी नेशनल असेंबली में, तो मैंने उधर पिछले 3 साल से तो मैं यही बात कर रहा हूं। और इस हुकूमत से भी जो है मैं यही मेरी आने वाली स्पीचेस में भी और जिधर मेरी बात होगी मैं यही कहूंगा कि इसका अगर पावर सेक्टर का हल निकालना है वो हुकूमत नहीं निकाल सकती। आज आप बेहतर से बेहतर आदमी ले आए, वो अगर आर्थिक तौर पे मसले ठीक भी कर लेगा, क्या पता है 5 साल बाद जो आदमी आएगा वो उसी तरह चला सकेगा या नहीं। तो बेहतरीन तरीका ये है प्राइवेट सेक्टर में लेके जाओ। प्राइवेट सेक्टर में अगर एक आदमी ठीक नहीं चलाता तो वो कंपनी बैंकरप्ट होती है। बिल्कुल जब बैंकरप्ट होती कोई और उस कंपनी को आके खरीद लेता है। बिल्कुल तो ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से बेहतर कोई तरीका नहीं है इसको चलाने का। आई 100% एग्री। मुस्तफा, आप, शंदाना, आप जो लोग हैं हु आर माशाल्लाह यंग पीपल, मैं आपको सच बता रहा हूं ये, और मैं बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूं, ये कौम पिछलों को शायद माफ कर दे जो गुजर गई है कहानी, लेकिन आप लोग जो पार्लियामेंट के अंदर हैं और आप वो लोग हैं जिनको पता है सिचुएशन क्या है, अगर आप लोग भी चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो आप यकीन करें कि आप लोगों से या जमहूरियत से लोगों का ट्रस्ट लेवल खत्म हो जाएगा। सो आपके ऊपर जेन्युइनली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शंदाना, आपके पास में आता हूं, गैस की थोड़ी बात करते हैं। 400 मिलियन की कहा जा रहा है जी सब्सिडी दे रहे हैं SNGPL, जो कि पंजाब इस साइड पर है, 200 मिलियन का लॉस कर रहा है, और गैस टोटल जो उसका डेट है वो 1400 मिलियन है। आप सोचें कि पाकिस्तान में आज तक ये डिबेट होती थी कि जी फौज का बजट सबसे ज्यादा है, हमारी डेट्स जो हमारे या जो लाइन लॉसेस हैं, गैस, बिजली, ये हमारी डिफेंस बजट से भी ज्यादा है, जिसको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? शुक्रिया मंसूर, ये बात आपकी बिल्कुल वैलिड है। हमने 3.5 साल बहुत कोशिश भी की, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो पहले पब्लिक में नहीं आई थी। आपको पता है कि 18वीं तरमीम में ये लिखा हुआ था, ये मैं आपको एक पॉलिटिकल से, ये इकोनॉमिक साइड के पॉलिटिकल इसका जवाब दे रही हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस। लाइन लॉसेस एक वजह से हो रही हैं कि 18वीं तरमीम में ये आया था कि जिस सूबे का रिसोर्स होगा पहले वो उस पे उसका हक होगा। तो अगर सुई गैस आ रही है पहले वो बलूचिस्तान में दें, केपी से आ रही केपी में दें। अच्छा हुआ क्या, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने तकरीबन, अब मैं साल बताती हूँ आपको कौन सा था, 2011 में उन्होंने ये किया कि उन्होंने नए कनेक्शंस देना बंद कर दिए गैस के। ठीक है। और कन्वीनियंटली वो सारे कनेक्शंस पंजाब और सिंध में थे, जो प्रोड्यूसिंग सूबे थे, बलूचिस्तान और केपी हमें नहीं मिल रही थी। फिर जब मियां नवाज शरीफ आए 13 में, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2017 में इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने नई गैस कनेक्शन शुरू की हमारी सूबों के लिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जिनकी सिर्फ वो मंसूबे जो 2011 में अप्रूव हुए थे उन तक की जाएगी। यानी कि फिर सूबे केपी और बलूचिस्तान को अपनी गैस नहीं मिलनी। अगर आपको याद है अखबार में बहुत आया था, PTI पार्लिमानी मीटिंग थी और खटक साहब खान साहब से नाराज हो गए। किस बात पे नाराज हुए थे? क्योंकि मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ये तबाही की कि जो गैस मिक्स उन्होंने किया, उन्होंने सस्ती लोकली प्रोड्यूस गैस, मालदार जो पाकिस्तानी एंटरप्राइजेज हैं, पिशावर वाली गैस मुल्तान जा रही जी, वहां पे अपनी फर्टिलाइजर कंपनी लगाई हुई तो उधर जा रही है, और जो एक्सटर्नल आप इंपोर्ट कर रहे थे महंगी, वो आप कंज्यूमर को दे रहे थे।
और ये इसका इतना गंदा, ये कानून भी हमने अभी जाते जाते अक्टूबर में ज्वाइंट सेशन में इसको सॉर्ट आउट किया था। इस पर खटक साहब वाकई नाराज थे कि जी वेयर इज द 18th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेशन। What I'm trying to tell you is the following. आपकी गैस की आज अमर अयूब ने एक प्रेजेंटेशन दी है कि अब इसमें 400% आपका मजीद कंज्यूमर का बिल बढ़ने वाला है। ये इंडस्ट्री पे भी आएगा, ये पेट्रोलियम भी महंगा हो रहा है, इंडस्ट्री भी बैठेगी। मुझे तो सिर्फ ये बात नहीं समझ आती, चले हम तो नालायक थे ना अहल थे, ये तो काबिल तरीन लोग थे, किधर है? एंड आई टेल यू वन थिंग, मैंने हर टीवी शो में कही है कि इस काबीना में सिवाय 10 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के 24 बेल पे हैं किसी क्राइम पे। मुस्तफा जो शो में बैठे हुए हैं, ये मेरी कमेटी के चेयरमैन से प्राइवेटाइजेशन कमेटी में, और मुझे याद है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने हमारी गवर्नमेंट की पीटीआई की एक ऐसी प्राइवेटाइजेशन के लिए कंपनी का नाम लिखा जो काबिल नहीं थी प्राइवेटाइजेशन की, वो ठीक ठाक प्रॉफिट भी थी, और हमारी सारी कमेटी बाय पार्टिजान होके हमने छोड़ी अपनी पार्टियां और हमने उसको पोस्ट किया, और मुस्तफा साहब उस चेयरमैन। जो आपके इंट्रेंच्ड माफियाज हैं वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, मुझसे लिखा हुआ ले ले, हुकूमत चाहे जो भी हो। बदकिस्मती सिर्फ ये है कि इमरान खान जो कोशिश कर रहा था हो भी सकता है, क्योंकि महंगाई तो आलमी बढ़नी थी। अगर 2023 में टाइम पे आप इलेक्शन होने देते तो शायद हम वापस आते ही ना। अब वो जो एक गलत पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, अब उसका खमियाजा इन पे आएगा, चाहे वो सर्कुलर डेट हो, चाहे वो गैस हो, चाहे बिजली हो, चाहे तेल हो। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा आपकी तरफ में आता हूं। ये जो पेट्रोल, पहले मैं BISP पे बात कर लूं। 8 से 9 करोड़ लोग, 22 करोड़ का मुल्क, 8 से 9 करोड़ लोग BISP, और अब मजीद पेट्रोल की मद में 2000 रुपया दे देंगे उनको ज़्यादा। इन लोगों को, जिसमें अर्लियर 27 अरब रुपया दिया गया और अब मजीद BISP को बड़ा इंक्रीज किया गया है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं इनको बनाई जा सकती कि ये लोग किसी काम पे लगें, इंस्टेड कि ये घर बैठे होंगे और पूरे खानदान को 12-12, 15-15, 16-16 हज़ार मिल रहा होगा। इंस्टेड जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाई जाए ताकि ये लोग काम करें और कुछ बेहतर हो सके। इंस्टेड उनको बिल्कुल एक आपने कंफर्म कर दिया कि भाई आप पूरी जिंदगी हम आपको इसी तरह पालेंगे। इज दैट द राइट अप्रोच? मंसूर, आई थिंक जो गवर्नमेंट का इस पे, एक तो आई एम नॉट अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट और माय पार्टी, लेकिन जो मेरी आई एम on the treasury, I sit with the treasury benches now, but not part of government directly. तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरी सोच है कि गवर्नमेंट की जो इस पे आर्ग्यूमेंट होएगी वो ये होएगी कि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की इन्फ्लेशन है और जिस तरह कमोडिटी प्राइसेस पूरी दुनिया में ऊपर गई हैं, इन हालात में वो कुछ ना कुछ एक जो है कोई थोड़ा सा कंधा देना चाह रहे हैं गरीब अवाम को। इधर भी अगर उनको अकेला छोड़ दिया जाए और कहा जाए अच्छा जी जब नौकरियां आएंगी तो तब देखना, तो आई थिंक दैट माइट बी टू हार्श। आइडियली तो यही होना चाहिए कि आपके पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट आपके नीचे जाए, नई इंडस्ट्री लगे जो फ्री मार्केट बेस्ड हो। हुकूमत ने फैसला ना किया हो कि जी आप मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, आप गाड़ियों की असेंबली शुरू कर दें, अब आप गैस बनाना शुरू कर दें या फर्टिलाइजर बनाना शुरू कर दें। तो ये फैसले प्राइवेट सेक्टर के होने चाहिए। जब प्राइवेट सेक्टर करता है तब आपकी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो आइडियली यस, आई एग्री विद यू, लेकिन आई थिंक शॉर्ट टर्म में इन हालात में ये कह देना कि हम किसी के ये गरीब आवाम को उनके हाल पे छोड़ देंगे, आई थिंक ये भी थोड़ा शायद थोड़ा ज्यादा हो। बिल्कुल ठीक है शंदाना, थैंक यू वेरी मच जी। सैयद मुस्तफा महमूद, वेरी ग्रेटफुल जी, आप दोनों ने दिया और बड़े ही थोड़े से तल्ख सवाल थे वो आप लोगों ने उसको एड्रेस किया। व्यूअर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये डिस्कशन, इसको हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आप समझें, ये गैस, ये बिजली, ये जितनी सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, 4 से 500 अरब, 4,000 से 5,000 अरब हम लोग जो कि पूरी दुनिया से मांगते फिर रहे हैं, ये हमारे पास है। हमें दुनिया के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं अगर हम सिर्फ ये लाइन लॉसेस और इन चोरियों को रोक लें पाकिस्तान के अंदर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपको मैं बताता हूं कि जो आपकी प्रॉपर्टी है इसको डिजिटलाइजेशन कैसे किया जा रहा है, किस तरह इसको क्लियर किया जा रहा है, कौन से लोग हैं जो इसको क्लियर रखना चाह रहे हैं, जिसके बाद कोई एम्बिग्विटी किसी भी किस्म की ना रहे। और इसके साथ साथ इस डिजिटलाइजेशन से जो हमारी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, IMF की एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, जो FATF की एक्सपेक्टेशन है हमसे कि जी हमारे जो पैसे और ट्रांजैक्शन हो वो बिल्कुल हमें पता हो कि कहां पर क्या हो रहा है, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।
मुझे किसी ने बताया कि जी रियल स्टेट की डिजिटलाइजेशन हो रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि जी फ्रैक्शनराइजेशन हो रही है। मैं फिर हैरान हुआ। मैंने कहा ये हो क्या रहा है और इसको किस तरह पता करना है। सो मैंने आई फाउंड आउट, आई हैव इनवाइटेड राइट नाउ अवैस बरलास। ही इज़ को फाउंडर एंड चीफ सेल्स बिजनेस ऑफिसर डाओ प्रॉप टेक के हैं। और मैं ज़रा लेट मी अंडरस्टैंड, और मेरे ख्याल में ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है पाकिस्तान के लिए, रियल स्टेट के लिए, कि ये हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया में हम सुनते थे कि जिस शख्स का भी दिल चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले, उसके शेयर्स उसको पता होंगे, सारी दुनिया को पता होगा। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर पटवारी और उसके बाद फर्दें और ये सब कुछ जो है, और किसी का नहीं पता चलता कि किसने क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा। सो इस वक्त मेरे साथ हैं अवैस बरलास। अवैस, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल आपने मुझे ज्वाइन किया है। अवैस, सबसे पहले मुझे ये समझाएं, हमारे व्यूअर्स को समझाएं, ये डिजिटलाइजेशन ऑफ रियल स्टेट होती क्या है, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इट इज। सर, डिजिटलाइजेशन का अगर मैं बिल्कुल प्लेन आसान अल्फाज में अगर कोई बयान करूं तो वो किसी भी एनालॉग चीज़ को जो कि आप पेपर पे हाथ से लिख रहे थे उसको आप स्क्रीन पे डाल दें, उसको डिजिटल कर दें। अगर आप पुराना प्रॉपटेक 1.0 की बात करें तो उस टाइम पे अखबारों में आपको याद होगा हमारे पास आते थे, एड्स आते थे कि आपने प्लॉट लेना है, प्लॉट ले रहे हैं, आपने अपार्टमेंट बेचना है। उस चीज़ को जब डिजिटलाइज कर दिया, जब किसी आप प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, वो जो है वो डिजिटलाइज हो जाती है। सो अभी हम लोग जो डिजिटलाइज कर रहे हैं वो उसकी रियल एस्टेट की ट्रांसफरेंस को करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्राइसिंग को करना चाह रहे हैं, उसके यूज़ केस को करना चाह रहे हैं, उसकी रेंटल यील्ड्स को, रेंटल डिसबर्समेंट को, उसके कैपिटल गेन्स को, इन सब चीज़ों को पूरे प्रोसेस फ्रॉम बाइंग ऑल द वे टू कंप्लीशन एंड ऑल द वे टू सेलिंग, इस पूरी जर्नी को हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि आप फ्रॉम द पाम ऑफ योर हैंड एक अपने फ़ोन से ये आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकें। ठीक, ये जो ट्रांसफर है और आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसको आप किस तरह एलैबोरेट करेंगे? ये क्या है? हाउ डज दिस वर्क? So one of the biggest problems in any of the industries is कि उसमें आपको कभी लड़ी नहीं पता होती कि ये कहाँ से किसको ट्रांसफर हुआ, किस टाइम पे ट्रांसफर हुआ, आगे कितना की। वो सिर्फ जिस तरह आपने पहले बताया पटवार खाने के अंदर पड़ा होता है, वो साइलोज में सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ब्लॉकचेन जो है वो एक पब्लिक लेजर है जिसके आप में पूरी कम्युनिटी उसकी ओनर होती है और उसको इंडोर्स करी होती है, जो इसमें डेटा पड़ा हुआ है वो सारा सही है। सो वी श्योर कि अगर हम लोग 1 स्क्वायर फुट या 100 या 1000 या एक अपार्टमेंट या कुछ भी अगर हम लोग बेचते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे एंड पे भी और कस्टमर के एंड पे भी। सो वी मेक श्योर कि हम लोग इसको ब्लॉकचेन के ऊपर रखें और हर किसी के लिए अवेलेबल रखें एट ऑल टाइम्स। ब्लॉकचेन को लेकर फैटफ की भी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के लिए, उसको भी जरा बताएं ताकि वो इसके साथ कैसे साथ चलती है और वो कितनी कारमंद होगी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की साइड के अंदर। सो देखिए, फैटिफ का एक वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो उनको बॉदर करती है या उसके अंदर होना चाहिए वो होता है AML, विच इज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और इसके अगेंस्ट कोई लॉज होते हैं, अगेंस्ट कुछ रूल्स होते हैं जो सब ने फॉलो करने होते हैं। और एक जो उसका सबसे बेसिक रूल जो होता है वो होता है कि उसकी लड़ी मिलाना कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से ख़त्म हुआ। सो ये पूरी चीज़ जो है ब्लॉकचेन बड़े आराम से कवर कर लेती है। जब मैं पहले कुछ टेक कंपनीज में काम करता था तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी बैंक्स के साथ जब काम करते थे, सो दे वुड अंडरस्टैंड दिस मच बेटर कि अगर हमारे पास एक ट्रांजैक्शन की पूरी लड़ी हमारे पास पड़ी हो एट ऑल टाइम्स तो उसको बैक ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। सो इसके अंदर फैटिफ के काफ़ी सारे लॉज जो हैं वो टिक मार्क हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो इसका ट्रैक है आफ्टर कमिंग इनटू दिस साइड, इसका ट्रैक हमेशा रहता है एंड इट नेवर गोज अवे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? या इट इज इम्यूटेबल, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज इम्यूटेबल। ठीक। अच्छा, प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में प्राइसेस अप जाती हैं, नीचे जाती हैं, लेकिन जो कमाता है मेन, वो जो 1-2% का कट है वो हमारा ब्रोकर कमाता है और कोई नहीं कमाता। इसमें क्या है ऐसा कि लोग इस साइड पर आए और उस साइड को छोड़े, जरा इन्वेस्टर और बायर के हिसाब से? सही, इसको मैं थोड़ा सा आपको तवील जवाब दूंगा, तो जस्ट बेयर विद मी। रियल एस्टेट का अवैस कीजिए आवाज़, एक से अवैस कीजिए आवाज़, ज़रा नहीं आ रही।
दोबारा अवैस को दोबारा कनेक्ट करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नाज़रीन, और अगर इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर चीज़ें आगे चलनी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो मेरे ख्याल में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह अभी अवैस भी बता रहे थे कि ये जो ब्लॉकचेन है ये रिक्वायरमेंट भी है। जी अवैस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अवैस प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, एक होता है प्लॉट जो आप ट्रेडिंग के लिए रखते हैं, दैट्स वेरी स्पेकुलेटिव। ओके जी आवाज़ जी दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं जी। ट्रैक इसका बड़ा होना ज़रूरी है, ये बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है और मेरे ख्याल में यही चीज़ें पाकिस्तान में अंदर हो। और जिस तरह मैं अभी पहले कह रहा था कि पटवार खाने में जाते हैं, पटवारियों के पास, उन्हीं के पास सब कुछ होता है। वो आपकी ज़मीन को किसी और को दे दें, आपको दे दें, आपसे आगे किसी और को बेच दें। हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम क्या करें। सो मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अवैस जो इस वक्त हमें डिटेल से बता रहे हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कुछ सिग्नल्स का इशू आ रहा है प्रॉपर्टी की। जी अवैस आगे, जी अवैस प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, सो प्लॉट्स हो गए। प्लॉट्स के बाद जो है आप एक पैसिव इनकम के लिए अगर आप एसेट बनाते हैं तो वो होती है रेंटल के लिए। फिर एक आपका होता है कैपिटल गेन के लिए, अपना एक एसेट बनाते हैं जिसमें आप जाके रहना चाहते हैं। और जो बिजनेस होता है वो डेवलपमेंट, वो रियल एस्टेट के अंदर होता है डेवलपमेंटल का, बिल्डिंग बनाने का। जो सबसे ज्यादा गेन्स हैं वो आप डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर ही बनाते हैं। आपने सुना होगा डेवलपर्स जो हैं अगर शुरू में डे 1 पे पैसे डालते हैं, कोई 1 करोड़ रुपया डालता है, तो वो 2 से 3 साल बाद जब उसको बिल्डिंग बना लेते हैं, जब उसके अंदर ऑक्यूपेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसका रेट बिल्डिंग का ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना हो चुका हुआ होता है। ये सारा जो बेनिफिट है ये डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर आपको स्पेकुलेशन के अलावा मिल जाता है। सो क्योंकि द मोस्ट स्पेकुलेटिव बिट इन दिस इज लैंड, और उसको हम लोग लॉक कर देते हैं। सो हमारे मॉडल के अंदर लैंड की प्राइस लॉक हो जाती है और उसकी जो अप्रिसिएशन होती है वो भी हम लोग कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। सो अगर आपने प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू शुड नो कि वो काफी वॉलेटाइल है, जिस तरह आपने बताया, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। अगर इसके अंदर से आप प्लॉट का रेट फाइनल कर दें, आपको कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है फिर भी प्रेडिक्टेबल है, और 6000 है, 5000 है, 8000 है, वो आपको एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी आपको बता सकता है। और उसके बाद आप ओवरहेड्स अपने डालते हैं, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू योर ओन प्राइसिंग। अगर आप अपनी कोई भी अच्छी बाय की हुई प्रॉपर्टी को, डेवलपमेंटल की बिल्डिंग को अगर आप अपने पास रखें 3 से 4 साल, तो आई कैन गारंटी यू अगर आपने अच्छे रेट के ऊपर लिया हो तो इट विल गिव यू अ गेन ऑफ एटलीस्ट 2 to 3x। लास्ट मुझे जरा बताइएगा, हाउ डू यू ऑप्ट फॉर एनी प्रोजेक्ट? मतलब अगर मैं आपके पास आना चाहूं, कोई और आपके पास आना चाहे जो आपको सुन रहा है, हाउ डू यू ऑप्ट फॉर एनी प्रोजेक्ट? उसकी कोई प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं? आप एनालिसिस कैसे करते हैं? जरा शॉर्टली इसको भी बताएं। So I'll keep it very short। हम लोगों ने अपने विम्स से हटा के, अपनी चाह से हटा के, हमने सब चीज़ है वो डेटा पे डाल दी है। हम लोग अपने सारे नंबर्स, जिसमें हम लोग अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो उस जगह के हम लोग जीडीपी देखते हैं, परचेजिंग पावर देखते हैं, फाइनेंसिंग देखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्यूपेंसीज क्या है, कौन उसको इस्तेमाल करेगा, वो कितना रेंट देगा और कितने अरसे तक उसका रेंट दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले देखते हैं, एंड देन वी डू एन एनालिसिस ऑफ ऑलमोस्ट 2 to 3 months, जिसमें खाली हम लोग प्रोजेक्ट सिलेक्शन मैट्रिक्स जो कहते हैं उसके अंदर हम लोग ये डेटा डालते हैं। उसके बाद वी हैव अ थ्रेशोल्ड कि अगर 650 आउट ऑफ 1000 अगर स्कोर आता है देन इट्स अ पास। अदर देन दैट वी डोंट जंप इनटू एनी प्रोजेक्ट। ये तो हो गया कि प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड किस तरह कर सकता है। अगर किसी बंदे ने हमारे साथ इन्वेस्ट करना है या हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास डिजिटल पोर्टल है, dawproptech.com पे आप जाएं, वहां पर जाके आप साइन अप करें। एक छोटा सा KYC है जिसके अंदर हम लोग नाम देखते हैं, फोन नंबर देखते हैं, CNIC देखते हैं, और उसके बाद आप लॉग इन कर लेते हैं। फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए पब्लिक है। हमारी कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, कंस्ट्रक्शन कितनी हो चुकी है, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सेल्स नंबर्स क्या हैं, कंप्लीशन टाइमलाइंस क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ हम लोग ब्लेटेंटली, ट्रांसपेरेंटली हर किसी को बता देते हैं, सो दैट यू फील सिक्योर। कि सिक्योर खाली आप स्टैम्प पेपर से नहीं होते, आप सिक्योर होते हैं बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स वंस यू नो कि आपको अच्छा रेट मिला है, अच्छी टाइम पे चीज बन रही है, और आपको जो एंड में जो रिजल्ट भी मिलेगा वो भी एटलीस्ट 2 to 3x का होगा। बिल्कुल। ये लास्ट मुझे बताइएगा, व्हाई पीपल शुड कम टू यू? इसका बड़ा अच्छा जवाब है, काफी लंबा जवाब है मेरे पास, बट ये कि मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हर किसी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारे केस में इकोनॉमिक्स ने हम लोगों को एक चीज बड़ी अच्छी सिखाई है, वो कहता है कि यार यू ऑलवेज मेक प्रॉफिट्स व्हेन यू आर बाइंग, नॉट व्हेन यू आर सेलिंग। हम लोग हमारे में जितनी भी चीजें बिक रही हैं वो सारी अपनी कॉस्ट के ऊपर बिकती हैं। सो कॉस्ट के अंदर लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ओवरहेड्स, ये सारे ब्लेटेंटली बता के उसके बावजूद मार्केट से नियरली 40 to 50% चीपर, और हमारी टाइमलाइंस जो है वो मार्केट से बेहतर है। So इसलिए people should invest with us। बिल्कुल ठीक है। वेरी वेरी ग्रेट
टॉकिंग टू यू और बड़ा एलैबोरेट करके बताया। और अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय प्रोग्राम। इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा ज़रूर तकलीफ देंगे व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इट। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।